हेमंत सोरेन की शानदार जीत और बीजेपी की शर्मनाक हार। वैसे इतिहास पे नजर डालें तो आदिवासियों में विद्रोह की परंपरा बहुत मजबूत रही है। प्यार से समझाएंगे तो कुछ भी आपके लिए कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती करेंगे, अगर आदिवासी अड़ जाएंगे तो कुछ नहीं सुनेंगे। जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो ईडी और सरकार और साहित्य से क्या डरेंगे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज हेमंत सोरेन ने सिर्फ इमोशनल स्पीच नहीं थी, एग्रेसिव स्पीच भी था। अगर भाषण का विश्लेषण करेंगे तो उसमें सिर्फ ये राजनीतिक जीत नहीं थी, राजनीतिक भाषण नहीं था। ये जो आदिवासियों का हिंदूकरण हो रहा है, उसको सांस्कृतिक चुनौती भी हेमंत सोरेन ने पेश की है। और मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि आज के बाद अखिल भारतीय स्तर पर हेमंत सोरेन का राजनीतिक कद बढ़ा है और साथ साथ उनके जो सहयोगी दल हैं, उनका भी मोरल बूस्टअप हुआ है। आज 23 मिनट का उनका भाषण रहा। क्या है मामला और कैसे सांस्कृतिक चुनौती भी उन्होंने पेश किया है, इसको भी समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी साहब हैं। पिछले एपिसोड में जब हम मिले थे, हमने कहा था कि 5 तारीख को जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। शंभू जी ने पूरा भाषण सुना है और एक-एक लेयर्स पे चर्चा करेंगे। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पे देश राम राष्ट्र बनने की तैयारी में है, वहाँ जहाँ देश में आदिवासी राष्ट्रपति है, वहाँ हेमंत सोरेन ने जबरदस्त चुनौती दी है, टक्कर दिया। स्वागत है सर। जी, सर, तो हेमंत भूमिका मैंने सोरेन बता दी हमने, है। हाँ, हमने कहा था उस दिन कि हेमंत सोरेन का बॉडी लैंग्वेज जी, जी। उससे भाजपा परेशान है। और हुँ, आज आज उनके शब्दों के जो वान चले हैं, जी, अ, उन्हें जो मौका मिला और मौके का जो भरपूर उपयोग किया है। मैं बताऊं कि बीजेपी के पास जवाब नहीं था सदन में। जी, हेमंत सोरेन को आपने भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय एजेंसी ने जेल में डाला है। जी। और मैं आपको बताऊं कि सदन में जब हेमंत सोरेन बोल रहे थे या उनके जवाब में, पहले जवाब की बात कर रहा हूं, हेमंत सोरेन ने क्या हुँ, कहा ये तो उसने तो सब कुछ सुना। विपक्ष विपक्ष ने क्या कहा, मतलब विपक्ष की बात जब मैं कर रहा हूं तो झारखंड विधानसभा में विपक्ष की बात कर रहा हूं, भाजपा की बात कर रहा हूं। तो भाजपा के पास जवाब नहीं था। अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बोलने को उठे और मैं ये हेमंत सोरेन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप पे उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। वो जानते थे कि अगर ये बात कही जाएगी कि हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार किया है, वो इतिहास में जाते रहे, वो शिबू सोरेन की बात करते रहे, बाकी तमाम की कांग्रेस ने जेल भिजवाया, हमने नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन का कसूर क्या है, हेमंत सोरेन का जुर्म क्या है, या हेमंत सोरेन ने जो किया है उसकी वजह से जेल में है, ये बात भाजपा कहने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने क्या कहा कि जिस 8.5 एकड़ जमीन की बात आप कहते हो और जिस पर कब्जे के आरोप में आपने मुझे जेल में डाला है, उससे संबंधित, उससे मुतल्लिक अगर एक कागज भी आप पेश कर दें जी, तो मैं राजनीति से संन्यास तो लूंगा ही, झारखंड से बाहर चला जाऊंगा, झारखंड झारखंड छोड़ में नहीं देंगे। रहूंगा। ये बहुत जी, बड़ी बात है और मैं बताऊं कि इसका जवाब नहीं था विपक्ष के पास। तो हेमंत सोरेन का, आपने ठीक कहा कि हेमंत सोरेन का कद आज के भाषण के बाद बढ़ा है। और इतने बेखौफ तरीके से एक व्यक्ति जो सीडी की रिमांड पे है, 4-5, आज तीसरा चौथा दिन था, 31 जनवरी की रात उनकी गिरफ्तारी हुई है, आज 5 तारीख है, 5 दिन हो गए करीब। तो 5 दिनों के बावजूद उनके तेवर जो है और सख्त हुए हैं, बजाय ढीला पड़ने के। इनको लगा था कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल देंगे तो उनकी लड़ाई जो है बीजेपी की वो आसान हो जाएगी। और हम लोगों ने उस दिन भी कही मुश्किल। थी ये बात। हाँ, मुश्किल होगी, लड़ाई जो है वो मुश्किल होगी और मुश्किल होती चली जाएगी जितने दिन वो जेल में रहेंगे। और आपने ठीक कहा कि आदिवासियों में बगावत की, विद्रोह की परंपरा रही है और हेमंत सोरेन उसके प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही, अंबेडकर का जिक्र किया खास तौर पे जी, जी, कि जी। बाबा साहब उसी पे अंबेडकर ने, हाँ, उसी हाँ उसी पे आऊँगा। जी, तो अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और वो
उनके ऊपर जिस तरीके के जुल्म हुए, उन्होंने जिस तरीके से हिंदू धर्म से वो बाहर हो गए और बुद्ध धर्म के बौद्ध बन गए थे, उसकी शरण में चले गए थे या बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। तो हेमंत ने कहा कि आप जिस तरीके से हम लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, आप हमको एक तरीके की धारा से काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो है वो बहुत घातक सिद्ध होगा। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और आप समझिए कि बीजेपी की पूरी लड़ाई झारखंड, छत्तीसगढ़ और आदिवासी बहुल प्रदेशों में जहां आदिवासी बहुत निर्णायक वोट है, वहां पे बीजेपी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये मैसेज, ये क्लिपिंग्स जो है वो अगले चुनाव तक चलेंगे सर। अभी से लेकर लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा, हेमंत सोरेन ने आज भाषण दिया, इसकी क्लिपिंग्स जो है वो दूर तक दौड़ेगी और इसका जवाब नहीं होगा भाजपा के पास, मुझे लगता है। मैंने शुरू में कहा कि 80 के दशक से बड़े पैमाने पर आदिवासियों का हिंदूकरण किया गया और आदिवासी से वनवासी हो गए, लेकिन आज इशारों में हेमंत सोरेन ने इस हिंदूकरण को चुनौती दे डाली है। जो आरएसएस और उनके अनुसांगिक संगठन है जो आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं, वो बुद्धिज्म की ओर जाने का इशारा करते हैं। तो ये लड़ाई महज अब राजनीति तक नहीं सीमित है। बिल्कुल जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हेमंत सोरेन मंदिर जाते हैं, तमाम चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हिंदू धर्म में उनका विश्वास है, सरना वो कहते भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, आदिवासी एक तरीके से आपने ठीक कहा कि उसके वो उदार भी होता है, बहुत उदार होता है। आपने कहा कि मान के, मना के, समझा के अगर बात कहेंगे तो वो अपने धर्म को लेकर या उसकी जो विश्वास है उसको लेकर बहुत कट्टर वो नहीं है, बहुत कट्टर नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से अगर आप प्रताड़ित करेंगे या प्रताड़ना जुल्म होगा, तो एक शिफ्टिंग की तरफ इशारा तो उन्होंने कर दिया और शिफ्टिंग की तरफ इशारा कर दिया और इसके निहितार्थ जो है वो बहुत गहरे हैं। आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा, किस तरीके से विश्लेषण किया जाएगा, ये बात समझने की जरूरत है। और हिंदू धर्म का मतलब थोड़ा ही है कि जो आरएसएस कहेगी वही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो एक शैली है। तमाम भाई, बाबा साहब अम्बेडकर का भी धर्म से विरोध थोड़ी था, धर्म के नाम पे जो आडंबर हुआ उससे विरोध था और उसी वजह से उनकी शिफ्टिंग थी, मेरी जो समझ कहती है। आप तो ये है कि भाई आप ये कहेंगे कि आरएसएस जो धर्म बताती है वही अगर धर्म है हिंदू धर्म, तो वो उससे तौबा है। ये बात उन्होंने कही, प्रॉब्लमेटिक है जी। बाबा साहब ने अस्पृश्यों के संदर्भ में एक बात कही थी जी कि अस्पृश्य अगर अच्छा कपड़ा पहनता है तो सवर्ण हिंदू को दिक्कत होती है, मकान में अच्छा रहता है दिक्कत होती है, अच्छा खाना खाता है, अच्छा नाम रखता है, गाड़ी में चलता है और ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है तो सवर्ण हिंदू को दिक्कत होती है, इससे बाबा साहब ने कहा। बिल्कुल। तो आज हेमंत सोरेन ने इधर भी इशारा किया कि आदिवासी अगर BMW में चले तो प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने कहा कि हम जंगल से निकल के आ गए तो आपको तकलीफ, आपको अपने कपड़े जो है वो मैले लगने लगे कि आपका कपड़ा गंदा हो गया। हमने साफ कपड़ा लिया तो पहना तो आपको लगता है कि गंदगी जो है वो आपके दामन पे आ गई। अजीब बात है। तो अच्छा, एक चीज और आप कहेंगे कि किसी भी नेता ने, आप देखेंगे आजसू विपक्ष में दो गठबंधन, यहाँ पे जो भाजपा का गठबंधन है झारखंड में, वो भाजपा और आजसू दो पार्टियां हैं। आजसू के वो सुदेश महतो भी जब बोलने को खड़े हुए, उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ एक लाइन नहीं कही। इस सरकार के खिलाफ कहने के लिए उनके पास, इन दोनों के पास कोई बहुत इधर उधर की बातें कहते रहे। वो जो मुद्दे हैं यहाँ, ठीक है कि जो सरकार में आमतौर पर जो प्रशासनिक चीजें होती हैं कि आपने आवेदन लिए, वो सही जगह पे नहीं पहुंचा, उसका निपटारा नहीं हुआ। लेकिन ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव का जो वार था, जो पॉलिटिकल नैरेटिव आज के दौर में जो है, देखिए नैरेटिव वॉर ही है पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है। हाँ। और वो इनके पास कोई जवाब नहीं था, बहुत सारी चीजें हैं। और हेमंत सोरेन ने बहुत बेखौफ बोला, जिस सीडी के खौफ में है उसके खिलाफ भी बोला उन्होंने भाजपा का नाम लिए बगैर इतना करारा प्रहार, भाजपा का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना करारा प्रहार कि और एकदम पिन ड्रॉप
था, ऐसा ऐसा दृश्य बहुत कम दिखता है। जी, सामान्यतः ऐसा दृश्य बहुत कम दिखता है झारखंड की विधानसभा में, टोका-टोकी लगातार चलती रहती है। लेकिन हेमंत सोरेन ने जब भाषण दिया तो पिन ड्रॉप साइलेंस जैसी स्थिति थी। एक आध दो बार टोका-टोकी हुई, लेकिन ऑलमोस्ट पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो उन्होंने बांध लिया पूरे सदन को आज, और सदन को नहीं बांधा, सदन का संदेश जो है वो तो सड़क तक जाएगा। शंभू जी, जो उन्होंने बात कही, देखिए मैं इतिहास का छात्र हूँ तो बारीकियों को थोड़ा-सा पकड़ने की आदत है मेरी। जी, जो उन्होंने बुद्धिज़्म की ओर बात कही, जी, बाकी मुद्दे तो हैं। जी, और आदिवासी समाज जिस तरह का हम समझते हैं, जितना हमारा इंटरेक्शन हुआ है और आप तो रहते ही हैं झारखंड में, जी। इसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी के ऊपर? और आदिवासी, कितने तरह के आदिवासी झारखंड में? कई तरह के आदिवासी हैं, गोंड हैं, जी। सोरेन, कई तरह के लोग हैं, हाँ, हाँ, मुंडा है, कई समुदाय, उरांव है, संथाल हैं, उरांव है, आदिम। गोंड हैं। हाँ, 2 तरह की देखिए, एक पीवीटीज़ हैं, जो जी, आदिम जनजातियाँ हैं, बिरहोर हैं, जी, पहाड़िया हैं, ये आदिम जनजातियाँ हैं। दूसरी हैं जी, जनजातियाँ हैं जिसमें हो है, संथाल है, उरांव है, मुंडा है, ये है। तो अ, उनके अपने-अपने विश्वासों के साथ वो जीते हैं, अपनी-अपनी जीवन शैली है। आदिवासियों का एक बड़ा तबका डाइवर्ट होकर क्रिश्चियनिटी को ग्रहण कर चुका है ना? जी। अ, तो ये 2 आबादियाँ हैं, क्रिश्चियन आदिवासी और सरना आदिवासी। यहाँ पे जो गैर क्रिश्चियन है उनको उनकी पहचान आमतौर पे सरना आदिवासी की है। आपको हुँ, मालूम होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया था आज से 3 साल पहले, संभवतः 2021 में, सरकार हुँ, बनने के 2021 में। और उसमें एक दिन का वो विशेष सत्र था। इसमें ये प्रस्ताव पारित किया कि आदिवासी धर्म के कोड जो है वो भारत की जनगणना का जो प्रपत्र है, जो जनगणना होती है, जो सेंसस होता है, उसमें हुँ, आदिवासियों को अपना धर्म लिखने की आज़ादी नहीं है। वो या तो हिंदू में दर्ज होते हैं या क्रिश्चियन में दर्ज होते हैं। हुँ, लेकिन एक बड़ी आबादी उनकी है, जो हुँ, आदिवासी विश्वासों के साथ जीते हैं और जिनको हुँ, झारखंड में सरना कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आप जी, सरना धर्म को, जो सरना है, उसको अपना, उसकी धार्मिक पहचान जो है वो, उसकी आबादी जैनियों से ज़्यादा है, उसकी आबादी बाकी माइनॉरिटीज़ की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है, उनकी धार्मिक पहचान नहीं है। आप उनको हिंदू में शामिल कर दे रहे हो, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन है में है, लेकिन बाकी लोगों को, बाकी आदिवासियों की पहचान आप हिंदुइज़्म में उनकी गिनती कर ले रहा हुँ, है। और ये जो प्रस्ताव जब आया था तो बीजेपी भी थी सदन में और ध्वनिमत से पारित हुआ। और ये हुँ, प्रस्ताव सेंटर को भेजा गया, जिसपे ये चुनावी मुद्दा भी है जेएमएम का और इनका, कि भाई आप सरना धर्म कोड की बात हमने भेजी थी, आप 3 साल से कहाँ दबा के बैठे हैं, उस पे क्यों नहीं डिसीजन लेते हैं? आखिर आदिवासियों का तो एक अपना धर्म है, और उस धर्म की उसकी धार्मिक पहचान को क्यों मिटाने पे तुले हैं? आप उनको हिंदू बताने पे क्यों तुले हैं? हम आदिवासी हैं, आदिवासियत अपने आप में एक धर्म है। तो मुझे लगता है कि ये आज जो बात कही, तो आदिवासियत, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ, उनकी शिफ्टिंग तमाम जो है इम्पैक्ट ये होने वाला है कि तमाम लोग तुरंत बुद्ध धर्म की तरफ, बौद्ध धर्म जो है वो अपना लेंगे, यही है। लेकिन आदिवासियत की पहचान का जो सवाल है वो आने वाले दिनों में और प्रखर होगा, और उसपे बात जो है वो दूर तक जाएगी। तो आदिवासियत की पहचान। हुँ, इसीलिए मैंने कहा कि हेमंत सोरेन ने जो हिंदुआइज़ेशन है, एक जी, इशारा आज कर दिया, एक इशारा कर जी, दिया। वो बुद्ध जी। बन के, वो बुद्धिस्ट बन के भी वो ट्राइब रह सकते हैं, उसमें कोई हाँ, इश्यू नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल वो इश्यू नहीं है। इशारा कर दिया, इसलिए मैंने कहा कि आरएसएस को एक एक चुनौती जो है ना, संकेत उन्होंने कर दिया। जी, जी, एक बात और, झारखंड से जुड़ा हुआ उड़ीसा है और इधर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ बहुत है। बड़ी आबादी है। वहाँ जी, उन्होंने आदिवासी सीएम बनाया है, आदिवासी राष्ट्रपति भी है। लेकिन मुझे जी। लगता है कि हेमंत सोरेन भारी पड़ गए सब पे। हाँ, बिल्कुल देखिए, झारखंड की पहचान देखिए, झारखंड में आदिवासी की अगर कुल आबादी आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से कम है। वहाँ 32% हुँ, आबादी है, जी, यहाँ पे जी, जी। 27% आबादी है। लेकिन इसके बावजूद झारखंड की पहचान आदिवासी स्टेट के रूप में रही है। एक बार हुँ, भाजपा ने जोखिम लिया आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन इसके बाद उसने भी ये बात समझ ली कि भाई झारखंड में अगर लड़ना है, राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो कोई आदिवासी चेहरा ही
सामने लाना होगा। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को सामने लाया, लेकिन बाबूलाल मरांडी में अब न तो वो असर दिखता है, न वो उनका चेहरा हेमंत के मुकाबले बाबूलाल को इन्होंने पेश करने की कोशिश की। तो न तो वो ऊर्जा दिखती है, न वो पहचान दिखती है। अच्छा, दूसरी बात है कि बाबूलाल अपने पॉलिटिकल स्टैंड से, उनका जो पास्ट देखेंगे जब से झारखंड बना या जब से मुख्यमंत्री बने, वो इतनी बार इधर-उधर कर चुके हैं, इतनी बार अपनी बातों से उन्होंने कहा था कि भाई भाजपा, जब वो उनकी अपनी पार्टी थी और उनकी पार्टी को इसी भाजपा ने जब तोड़ लिया था, उनके विधायक चुनकर आए थे, 8 विधायक चुनकर आए थे, जिसमें से 6 टूट के भाजपा में चले गए थे, बाबूलाल मरांडी जी देखते रह गए थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा, भाजपा में नहीं जा सकता। आज ये क्लिपिंग चल रही है। तो ये तो भाई आप उस आदिवासी, आपके पास कोई आदिवासी चेहरा नहीं है हेमंत सोरेन के मुकाबले, ऐसा नहीं है। आप जरूर बाबूलाल मरांडी के उनके कामकाज को, उनका 2 साल का जो कामकाज है वो ठीक माना जाता है, लेकिन उसके बदौलत 2002 से लेकर 2002 तक की बात और 2024 बहुत पानी बह चुका है इस बीच, झारखंड की स्वर्ण रेखा में और दामोदर में बहुत बह चुका है, बहुत बदलाव आ चुका है। तो और परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। तो हेमंत के मुकाबले बाबूलाल मरांडी को पेश करने की इनकी जो मुझे लगता है कि ये बहुत सफल होता नहीं दिख रहा है। और न तो वो आक्रामकता बची है बाबूलाल जी में, और न वो स्टैंड है उनके पास, जो जिस तरीके से स्टैंड हेमंत सोरेन ले रहे हैं। शंभू जी, आप वहाँ रहते हैं और जाहिर है बहुत रोज आपको लोगों से मिलते-जुलते होंगे। आदिवासी समाज को छोड़कर बाकी आम जो समाज है, उसमें इस पूरे परिघटना को लेकर, इस पूरे जो क्रम चल रहा है, किस तरह का रिएक्शन है? लोग क्या समझ रहे हैं? जो नहीं आम देखिए, पार्टी के अलावा जो आम लोग हैं। जी, आम लोग हैं। देखिए 2 तरह के लोग हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, एकदम बिल्कुल हेमंत सोरेन के पक्ष में प्रचंड हाँ। बहुमत आ गया या कोई ऐसा है कि सारे लोग जो है वो हेमंत के पक्ष में खड़े हो गए। लेकिन एक सामान्य तौर पर बात जो है वो ये है, एक तबका तो ये कह रहा है कि भाई देखिए, जो बीजेपी की कोई भ्रष्टाचार करे तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार पे जब हेमंत सोरेन कहते हैं कि भ्रष्टाचार केवल अगर है, तो क्या इसकी शुरुआत 2019 में हुई? 2000 से बात क्यों नहीं करते हैं आप? इससे पहले मैं बात कहूँगा कि माइनिंग घोटाले की बात उठी थी और हेमंत सोरेन से इससे पहले एक बार जो पूछताछ हुई थी ईडी की, वो माइनिंग स्कैम के संदर्भ में हुई थी और कहा गया कि भाई इतना 10,000 12,000 करोड़ का घोटाला हो गया। हेमंत सोरेन ने सवाल उठाया था कि भाई ये घोटाला या ये स्कैम है, इस तरीके का जो अवैध खनन है, वो मेरे कार्यकाल का है या पहले का कार्यकाल का है? तो उन्होंने 2016 से बात कही थी। ईडी का जो हिसाब था 2016 का। तो ये बात जो है वो जा रही थी कहाँ? बाबूलाल मरांडी रघुवर दास तक, कि आज पहुंच रही थी रघुवर दास पर। उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ये बात सदन में सीपीआई एमएल के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सीपीआई एमएल के विधायक विनोद सिंह ने ये बात उठाई और कहा, ये बात कही कि जब भ्रष्टाचार की आंच रघुवर दास तक पहुंची तो आपने उनको राज्यपाल बनाकर सुरक्षित कर दिया। तो ये बातें देखिए, जब तरीके से बातें पहुंचेंगी, अभी आज की तारीख में जो स्थिति है, मैं ये नहीं करूं कि हेमंत सोरेन के पक्ष में बहुत जनाधार उमड़ रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ने में सफल होते दिख रहे हैं, तो अपना मोर्चा वो मजबूत कर रहे हैं। और अभी कोई ऐसी बहुत बहुत राय हम ये नहीं कर सकते कि हाँ, कि आज से ये सहानुभूति, लेकिन आज जो इमोशनल भाषण था उनका, आज जिस तरीके से उन्होंने अपना पक्ष जिस मजबूती के साथ रखा, वो मजबूती तो कोई भी निष्पक्ष आदमी कहेगा कि भाई, बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं। मैं देखता हूँ कि जो पत्रकार लिखते हैं बीजेपी के पक्ष में, बहुत सारी या उस तरीके से बात करते हैं, आज उनका भी पोस्ट है, वो लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो कोई जवाब नहीं दे पा रही है। हेमंत सोरेन जेल गए, इसके बाद जेल जाने के बाद इनकी स्थिति और खराब हुई। तो ये बात उनके लोग भी कहने लगे हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो हेमंत का भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं है। आज अगर जमीन की बात होगी तो सब लोग जानते हैं कि जमीन की व्यापक पैमाने पे लूट हुई है और हर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लूट हुई है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और इसके लपेटे में तमाम मुख्यमंत्री आएंगे। हेमंत सोरेन की 8 एकड़ की जमीन जो है, केवल उसी की बात क्यों हो? और हेमंत तो चुनौती देकर कहते हैं कि भाई इसका कागज ले आओ, इसका कोई कागजात ले आओ, बता दो कि भाई वो उसमें हमारा कब्जा है, हमने खरीदा है, हमारे खाते से भुगतान हुआ है, ऐसा कोई तो प्रूफ लेकर आओ।
एक सवाल और, एक जनरल सवाल। जी। चुनाव के ठीक पहले ईडी बहुत एक्टिव हो जाती है, खास तौर से विपक्षी दलों को लेकर। अरविंद जी, केजरीवाल निशाने पर हैं, ममता जी, बनर्जी निशाने पर हैं। लेकिन जी, जिस तरीके से हेमंत का भाषण है और जिस तरीके से उन्होंने रखा और जिस मेजॉरिटी, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वो जी, उन्होंने जीता है इस पूरे जी, जी, मोशन को, जी। इससे ओवरऑल जो इंडिया अलायंस है, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, एक वोट लोग कह रहे थे कि 4 विधायक नाराज़ हैं, हाँ? और हुँ, एक वोट इधर से उधर नहीं हुआ। हुँ, 47 में 47 का आंकड़ा, हुँ, 47 है स्पीकर को हटा के, ऐसे तो हुँ, 48 है, स्पीकर को भी आप मान लें जेएमएम के हैं। हुँ, हुँ, तो 47 में 47 वोट पड़ना, ये आप इस हुँ, बात का संकेत है। अच्छा, इससे पहले मैं बताऊँ कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद 5 उपचुनाव हुए। मतलब हुँ, विभिन्न कारणों से कई 5 सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें से 4 में जो इंडी गठबंधन जिसको आप कह रहे हैं आप, इंडिया गठबंधन जो कह रहे हैं, उसकी जीत हुई। मात्र हुँ, 1 सीट, 1 उपचुनाव ऐसा रहा, रामगढ़ का उपचुनाव, जहां भाजपा की सहयोगी पार्टी आजसू ने जीत दर्ज की। तो ये बात वो कहते हैं कि भाई 2019 के बाद जितने भी मौके आए ये करने के, तो हेमंत सोरेन का जनाधार जो है, मैं ये मानूंगा कि सरकार चलाने आमतौर पे होता क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति होती है, लेकिन हुँ, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो अपने कोर वोटरों में जहां थे उनकी जड़ें और मजबूत हुई हैं, और हाल में जो उन्होंने फैसले लिए हैं उसका इम्पैक्ट तो दिखना अभी बाकी है, उसका इम्पैक्ट दिखना बाकी है। चलिए शुक्रिया सर। और दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। शंभूनाथ जी हैं और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और फैक्ट के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। और आज हमारी चर्चा का विषय यही था कि हेमंत सोरेन ने एक सांस्कृतिक चुनौती भी पेश की है। बीजेपी में जो राजनीतिक हलचल होगी सो होगी, लेकिन मुझे लगता है आरएसएस और हिंदुत्ववादी जो संगठन है, उनके बीच भी एक हलचल ज़रूर पैदा कर देगी। डॉक्टर अंबेडकर को कोट करना, बुद्धिज़्म की बात करना विधानसभा के अंदर एक बड़ी बात है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। थैंक यू।